हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर देखेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो है डिस्कशन किया था बक्सर के युद्ध तक, ठीक है। और आज हम लोग उसके आगे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके आगे का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये वीडियो क्यों देखनी है। तो ये वीडियो अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीपीएससी सीएपीएफ, ठीक है, यूपीएससी सीएपीएफ की, या फिर यूपीपीसीएस की, या फिर पीसीएस एग्ज़ाम की, ठीक है, या फिर सुपर टेट की जो टीचर्स का एग्ज़ाम है, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी एक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपके हिस्ट्री का पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा और बाकी जो हिस्ट्री है, मतलब कि एंशिएंट और मेडिवल, ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े समय के बाद। मतलब पूरा कंप्लीट जब ये हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और इससे पहले शुरू करूं उससे पहले बता दूं कि मैंने 2 वीडियो बनाई हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, 2 वीडियो बनाई हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। एक वीडियो जो पहली है वो L1 करके है, दूसरी वीडियो जो है वो L2 करके है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 करके, ठीक है। तो इन दोनों वीडियोस को आप देख लीजिए, तो आपकी जो स्टार्टिंग की कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री एक कहानी है, तो पहले कहानी पता होनी चाहिए, तभी आपको आगे वाली कहानी समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए, हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में जो है वो बंगाल में द्वैध शासन तक जो है डिस्कशन किया था, ठीक है। अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 से 1757 ईस्वी तक जो है एक व्यापारिक कंपनी थी। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 से 1757 ईस्वी तक एक व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, 1600 से 1700 तक, 1757 तक जो है एक व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी जो है वो भारत में बहुमूल्य धातुएं लाकर कपड़े जो है, क्या कहते हैं कि बहुमूल्य धातुएं लाती थी और कपड़े ले जाती थी, ठीक है, मसाले ले जाती थी यहाँ इंडिया से, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये समझना कि 1600 से 1757 तक कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये क्या करती थी कि जो कपड़े हैं, मसाले, इनको खरीद कर विदेशों में ऊंचे दामों पर बेचती थी, ठीक है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो पहले सरकार ही नहीं आ गई थी, पहले कंपनी आई थी, ठीक है ना। वो सरकार तो बाद में आई थी, महारानी का शासन तो बाद में हुआ था, ठीक है, पहले तो कंपनी आई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1600 से 1757 तक, ठीक है ना। ये पूछ सकते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब से कब तक व्यापारिक कंपनी रही। तो 1600 से 1757 तक, ठीक है। क्या खरीदते थे? कपड़े और मसाले खरीदते थे और ले जा कर के उनको विदेशों में बेचते थे, ठीक है। लाते क्या थे? लाते थे बहुमूल्य धातुएं, ठीक है, बहुमूल्य धातुएं लाते थे और कपड़े, मसाले, इन सबको बेचते थे, ठीक है। फिर 1720 ईस्वी तक ब्रिटिश सरकार भारत से निर्यात होने वाले छापेदार एवं सूती वस्त्रों के आयात को प्रतिबंध के आदेश से जो है कानून पास कर चुकी थी। मतलब कि जो है 1720 ईस्वी तक जो है 1720 ईस्वी तक जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत से निर्यात होने वाले जो छापेदार कपड़े थे और सूती वस्त्र थे उनको बैन करने के लिए एक कानून पास कर चुकी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि 1720 तक, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में छापेदार या फिर सूती वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कब कानून बनाया, तो 1720 भी उसमें ऑप्शन होगा, तो वो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, और अन्य वस्तुओं के आयात पर भारी शुल्क लगा दिया। तो मतलब जो छाप प्रिंटिंग वाले कपड़े थे
और सूती वस्त्र, इन पे तो बैन लगाने के लिए कानून बना लिया था। और दूसरे जो वस्त्र थे, मतलब कपड़े थे, उनके लिए एक तरह से जो शुल्क था वो बढ़ा दिया था। ठीक है, शुल्क जो है वो बढ़ा दिया था, जो आयात पर शुल्क लगता है। ठीक है, अब देखिए, शीघ्र ही वस्त्रों की जो है लोकप्रियता ब्रिटेन में बढ़ने लगी। ठीक है, क्योंकि जो इंडिया के कपड़े थे वो काफ़ी मतलब पतले होते थे और मुलायम होते थे। कॉटन के कपड़े पतले और मुलायम होते थे, इस वजह से उनकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ने लगी। और जो ब्रिटिश उद्योगपति थे वो काफ़ी चिंतित होने लगे। चिंतित ब्रिटिश पतियों ने भारतीय वस्तुओं के आयात पर रोक हेतु ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया। तो वहाँ के जो व्यापारी थे, मतलब उद्योगपति थे, वो भारतीय वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार से दबाव बनाने लगे कि इन कपड़ों को रोका जाए, मतलब अपने देश में आने से जो है उनको रोका जाए। रोकने का एकदम या तो बैन लगा दो, या फिर इतनी ज़्यादा ड्यूटी भी लगा दो, है ना, आयात शुल्क लगा दो कि मतलब अगर वहाँ से 100 रुपये का कोई सामान आया है इंडिया से, तो ब्रिटेन में वो 200 का बिकेगा। ठीक है, मतलब इस तरह, मतलब कि दोगुना, एक तरह से 100% अगर कर दिया तो 100 से भी ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है तो ब्रिटेन में जाके 200 की बिकेगी। तो जो ब्रिटेन की स्थानीय वस्तु है वो जो है 80 रुपये में है, तो जाहिर सी बात है लोग अपने देश का सामान खरीदेंगे, सस्ता सामान खरीदेंगे, सेम चीज़ जो है तो सस्ते खरीदेंगे। इसलिए वो लोग ब्रिटिश सरकार से कह रहे थे कि इन भारतीय कपड़ों पर और वस्तुओं पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए, या फिर इन पे टैक्स बढ़ाया जाए। ठीक है, अब देखो, 1757 के पलासी युद्ध के बाद ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों का भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला। मतलब कि 1757 के पलासी का जब युद्ध हुआ उसके बाद जो है ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, मतलब जो है जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, मतलब एक तरह से परिवर्तन जो है, एक तरह से जो व्यापार था वो बढ़ने लगा धीरे धीरे। ठीक है, अब कंपनी जो है भू राजस्व की राशि से भारतीय माल को खरीद कर विदेशों में अधिक कीमत पर बेचने लगी। तो जो कंपनी थी वो क्या करती थी, भू राजस्व जो यहाँ पे इकट्ठा करते थे, उसी की राशि से जो है भारतीय माल को खरीद लेती थी। जैसे कि इंडिया से ही जो टैक्स वसूला और उसी टैक्स के पैसे से यहाँ से जो है भारतीय माल को खरीद लिया और वो ले जा कर के यूरोप में बेचते थे। ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर के इंडिया का ही पैसा है और इंडिया का ही सामान है। ठीक है, तो नुकसान किसको हो रहा, इंडिया को। ठीक है, और जा रहे हैं कहाँ बेच रहे हैं, ब्रिटेन में, तो फ़ायदा किसको होगा, ब्रिटेन को। ठीक है, कंपनी को भारी मुनाफा हुआ। ठीक है, और 1757 के बाद कंपनी द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के बदले कुछ लौटाया नहीं गया। मतलब कि जो 1757 के बाद कंपनी ने जितना भी एक तरह से भारत से सामान खरीदा और उसका निर्यात किया। ठीक है, मतलब कि यहाँ से पैसा जो जा रहा है, मतलब कि ये राजस्व है। ठीक है, राजस्व से ही इन्होंने सामान खरीदा, लेकिन अब इनको क्या करना चाहिए था कि सामान खरीदने के बदले, जैसे ब्रिटेन से पहले ये लोग लाते थे बहुमूल्य सिक्के, ठीक है, या फिर धातुएं लाते थे, वो कुछ नहीं ला रहे हैं अब ये लोग वहाँ से। अब क्या कर रहे हैं कि यहीं के राजस्व से यहीं के जो है सामान खरीद रहे हैं और ब्रिटेन भेज रहे हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि 1757 के बाद जो है कंपनी द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के बदले कुछ लौटाया नहीं गया। ठीक है, भारतीय धन का प्रतिवर्ष दोहन होता रहा, भारत को बदले में कुछ भी नहीं मिला। मतलब कि राजस्व से ही सामान खरीद रहे हैं और सामान जा रहा है ब्रिटेन में, फ़ायदा किसको हो रहा है, ब्रिटेन को। इंडिया तो राजस्व भी दे रहा है, ऊपर से सामान भी दे रहा है, तो एक तरह से डबल घाटा हो रहा है। ठीक है, अब भारत में गरीबी बढ़ रही और ब्रिटेन में समृद्धि बढ़ रही थी। ठीक है, अब जब पैसे का दोहन होगा तो जाहिर सी बात है किसी भी देश में पैसे का दोहन होगा तो वहाँ गरीबी बढ़ने लगेगी।
अब जहाँ पैसा जा रहा है वहाँ पे समृद्धि हो रही है। ठीक है, भारतीय लूट के कारण ब्रिटेन में पूंजी का संचय हुआ। ठीक है, भारतीय लूट का मतलब एक तरह से लूट ही थी कि राजस्व भी यहीं से ले रहे हैं और सामान भी यहीं से ले रहे हैं, राजस्व से सामान खरीद ले रहे हैं और सामान को बेच दे रहे हैं अपने देश। तो एक तरह से इसको जो है लूट माना गया कि लूट रहे हैं एक तरह से। ठीक है, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जो है एक तरह से संपन्न हो गई इसी की वजह से। जब पैसा उनके पास ज़्यादा हो गया तो एक तरह से रिसर्च करने के लिए पास, जब जिस देश में पैसा ज़्यादा होता है वहाँ पर डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि पैसा है तो रिसर्च में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने भी जब उनके पास पैसा आना शुरू हुआ तो उन लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें बना ली। ठीक है, वहाँ औद्योगिकरण शुरू हो गया। औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तथा भारत के साथ समझौतों संबंधों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। खेतिहर भारत अब औद्योगिक देश इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनने को मजबूर हो गया। खेतिहर भारत मतलब जैसे कि भारत में क्या था कि जब ये लोग आए थे तो 80% से ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर थे। ठीक है, तो अब भारत में तो खेती ही हो रही है लेकिन इन लोग के यहाँ औद्योगिकरण हो गया, मतलब ब्रिटेन में मशीनें आ गई हैं। वो मशीनों से जो है अपना पूरा काम करते हैं, वो मशीनों से कपड़े बुनते हैं, मशीनों से जो है हर काम कर रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, गाड़ियाँ भी बनाना शुरू कर दी इन लोगों ने धीरे धीरे। ठीक है, तो इंडिया में तो खेती हो रही, तो इंडिया जो था एक तरह से जो इंग्लैंड था वहाँ औद्योगिक क्रांति आ गई तो उनके लिए भारत जो है एक तरह से खेतीहर जो है देश था। खेतीहर देश मतलब जहाँ पर खेती ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। भारत स्थित ब्रिटिश सरकार ने अब मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। ठीक है, भारतीय दस्तकारों को ब्रिटेन में मशीन निर्मित उत्पादों के साथ असमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश निर्मित माल के लिए आयात शुल्क कम कर दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, कह रहे हैं कि भारत स्थित ब्रिटिश सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में, उसने क्या किया, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। मतलब ब्रिटेन से आने वाले सामान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, भारतीय दस्तकार जो है, भारतीय दस्तकारों को ब्रिटेन में मशीन से निर्मित उत्पादों के साथ आसमान, अब देखो वहाँ पे मशीन से बन के सामान आ रहा है तो जल्दी जल्दी बन के आएगा। अब यहाँ तो हाथ से बना रहे हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे काश्तकार हैं, हाथ से बना रहे हैं तो टाइम लगेगा ना। तो वो एक तरह से अगर देखा जाए तो एक दिन में 100 शर्ट बना रहे हैं तो ये एक दिन में 10 ही शर्ट बना पा रहे हैं। ठीक है, और वो इम्पोर्ट कर देते हैं तो इनकी शर्ट जो है मशीन से बनी हुई वो सस्ती है तो लोग उसको ख़रीदते भी ज़्यादा हैं, और जो हाथ से बनी हुई शर्ट है वो महंगी भी होगी। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो लोग हाथ से बनी हुई शर्ट नहीं खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है दस्तकारों की स्थिति और कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, और ब्रिटिश निर्मित माल के लिए आयात शुल्क को न्यूनतम कर दिया गया। ठीक है, नए इलाकों को जीतकर अवध जैसे बृहद एवं संपन्न राज्य को जीतकर ब्रिटिश सामानों की खरीदारों की संख्या बढ़ाने तथा पश्चिमीकरण का समर्थन किया गया ताकि भारतीयों में ब्रिटिश सामानों के प्रति रुचि पैदा की जा सके। अब देखो नए इलाके जीतेंगे, देखो ब्रिटिश क्या करते थे, नए इलाके जीतेंगे। अब इलाके को जब जीत लेंगे तो वहाँ पे जो है अपना जो है एक तरह से प्रचार करेंगे, मतलब कि ब्रिटिश वस्तुओं का जा कर के प्रचार करेंगे। ठीक है, और जो प्रचार नहीं भी करेंगे तो ज़बरदस्ती सामान उतार देंगे बाज़ार में। जब बाज़ार में वही सामान होंगे, ब्रिटिश निर्मित सामान होंगे, तो मजबूरन जो है लोग खरीदेंगे उस सामान को। तो वो लोग यही कर रहे थे कि जो है नए नए इलाके जीत रहे थे और वहाँ की जनता को एक तरह से अपना खरीदार बना रहे थे। अपने सामानों को बेचने के लिए उनको जनता मिल जाती थी या फिर एरिया मिल जाता था, वहाँ वो लोग अपने सामान बेचते थे। वही इन लोगों ने यहाँ पे किया कि नए इलाकों को जीतकर अवध जैसे बृहद एवं संपन्न राज्य को जीतकर ब्रिटिश सामानों की खरीदारी की संख्या बढ़ाने तथा पश्चिमीकरण का समर्थन किया गया ताकि भारतीयों में ब्रिटिश सामानों के प्रति रुचि पैदा की जा सके। ठीक है, अब जो नए इलाके जीते गए वहाँ पे बताया गया कि पश्चिमीकरण जो है, मतलब कि इन लोग का पश्चिम में पड़ता है ना, अपना इंडिया इधर है तो ये यूरोप इधर है तो पश्चिम में पड़ता है।
कि पश्चिमीकरण जो है बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कि पैंट शर्ट पहनना, ठीक है, कोट पहनना, जूते पहनना, टोपी लगा के चलना, हाथ में छड़ी ले लेना, ये सब पश्चिमीकरण की निशानी थी उस समय, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अच्छी हैं और वहाँ पे निर्मित जो है उत्पाद हैं वो भारतीयों के उत्पाद से ज़्यादा अच्छे हैं। ये सब चीज़ें प्रचारित की जाती थी ताकि लोग ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को ज़्यादा खरीदें, ठीक है। देखिए, भारतीय माल के आयात पर ब्रिटेन में उच्च आयात शुल्क लगाया गया, मतलब कि जो इंडिया से सामान जा रहा था उस पर जो है ब्रिटेन में उच्च आयात शुल्क लगाया गया, जिससे इसके आयात को हतोत्साहित किया सके, मतलब कि जो इंडिया से सामान जा रहा था ब्रिटेन में, ठीक है, उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया, आयात शुल्क, जिससे जो इंडिया से आने वाला सामान है उसको हतोत्साहित किया जा सके। हतोत्साहित का मतलब यहाँ पर इससे है कि जब सामान महंगा होगा तो सामान बिकेगा नहीं ब्रिटेन में, ठीक है। जब सामान बिकेगा नहीं ब्रिटेन में तो नया सामान जाएगा नहीं, और लोग जो सामान यहाँ बना के रखे हैं उनका सामान आगे ही नहीं बिक रहा तो वो नए सामान बनाएंगे क्यों। तो इससे क्या होगा, जो स्थानीय दस्तकार हैं या स्थानीय जो व्यापारी हैं उनको हतोत्साहित किया जा सकेगा, भारतीय व्यापारियों और दस्तकारों को, ठीक है। और उनका ट्रेड बढ़ेगा नहीं और उनका बढ़ता रहेगा क्योंकि वो नए नए इलाके जीत रहे हैं और नए नए इलाकों में उनको जनता मिल रही है, अपने पश्चिमीकरण का समर्थन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और उनकी वस्तुएं इस तरह बिकती रहेंगी और उनकी वस्तुएं दूसरी चीज़ सस्ती भी हैं भारतीयों से, ठीक है। समग्र नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम हस्तशिल्प उद्योग के पतन के रूप में सामने आया, मतलब कि जब पूरा अगर एक सार देखा जाए इन सब का, अगर एक तरह से एक लाइन में अगर सार देखा जाए तो कुल मिलाकर के हस्तशिल्प उद्योग जो था, हाथ से निर्मित जितने भी उद्योग थे उनका पतन होने लगा। पतन होने का लगा का मतलब जब हाथ से निर्मित जो वस्तुएं थी वो बिकनी एक तरह से बंद ही हो गई धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि भारतीय जो बाज़ार थी उस पर तो ब्रिटिश सामान पूरा छाया हुआ था और जो ब्रिटिश बाज़ार थी वहाँ पर इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी ये लोग लगा दे रहे थे कि सामान अगर 100 रुपए का है तो वो 200-250 जाके पहुँच रहा था, ठीक है। तो इस तरह जो हाथ से निर्मित उद्योग थे वो एकदम चौपट होते जा रहे थे धीरे धीरे। दस्तकार बेरोजगार हुए एवं जीविकोपार्जन हेतु कृषि की तरफ मुड़े, और कृषि की तरफ मुड़े, कृषि में तो स्थितियाँ पहले से और बदतर थी, ठीक है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर भारत पर इस बात के लिए दबाव डाला जाने लगा कि वह निर्मित माल की जगह कच्चे माल को जो है एक्सपोर्ट करे, मतलब कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई। अब देखो यहाँ पे जैसे औद्योगिक क्रांति हो गई तो मशीनें बनी, अब मशीनों को तो चाहिए कच्चा माल ना, मशीनों को बनी बनाई शर्ट थोड़ी चाहिए। तो वो क्या कह रहे थे इंडियन से कि तुम शर्ट वगैरह मतलब जो कुछ बना रहे हो कपड़े, वो कपड़ा मत बनाओ, तुम हमें केवल कच्चा माल दे दो, कपास दे दो, नील दे दो, ठीक है, अनाज दे दो, ये सारी चीज़ें हमको दे दो, बाकी चीज़ें हम बना के तुमको भेज दिया करेंगे, ठीक है। मतलब कि क्योंकि उनके वहाँ पे मशीनें लगी हुई थी, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर भारत पर इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वह निर्मित माल की जगह कच्चे माल का निर्यात करे, जैसे चाय, ठीक है, नील, अनाज, कपास, ठीक है, ये सारी चीज़ें। 19वीं सदी के अंत तक, ठीक है, 19वीं सदी के अंत तक भारत का निर्यात मुख्य रूप से कच्चे कपास, जूट, रेशम, तिलहन, गेहूँ, चमड़ा, नील, चाय तक सीमित था, ठीक है ना। तो 19वीं सदी के अंत तक भारत क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, और क्या एक्सपोर्ट कर रहा था, ये सारी चीज़ें, ठीक है, कच्चे माल, एक तरह से ये सारे कच्चे माल जो है वो ब्रिटेन भेज रहे थे, क्योंकि तब देखा जाए तो कच्चे माल भेजने में ही एक तरह से मुनाफा हो रहा था, क्योंकि जो अगर वस्तुएं बना के भेजोगे तो उनकी बाज़ार में उतर ही नहीं पाएगा, तो बिकने की तो बात दूर है ना, बाज़ार में ही नहीं उतर पाएगा। अब देखिए आगे जो है एक तरह से अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे धन का बहिर्गमन, ठीक है। इसमें जो है आर्थिक नीतियों में इतना ही है, ठीक है। आर्थिक नीतियों में अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, डिस्कशन किया। अब जो है धन का बहिर्गमन के बारे में डिस्कशन करेंगे।
अब देखो, धन का बहिर्गमन की शुरुआत जो है 1757 के पलासी युद्ध के बाद शुरू हुई। ठीक है, जो धन का बहिर्गमन था 1757 का पलासी का युद्ध जीते उसके बाद शुरू हुई। 1765 में बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद समस्त राजस्व पर कंपनी का अधिकार हो गया। 1765 में जो है बंगाल पर दीवानी का अधिकार हो गया। 1764 में युद्ध हुआ था ना, 1764 में युद्ध हुआ और उसके बाद जो है समस्त राजस्व पर कंपनी का अधिकार हो गया और बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल को खरीद कर कंपनी विदेशी बाजार में अधिक मूल्यों पर निर्यात करने लगी। ठीक है, तो बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल को खरीद कर कंपनी विदेशी बाजार में अधिक मूल्यों पर निर्यात करने लगी। ठीक है, बंगाल से ही ये क्या करते थे कि राजस्व लेते थे और वहाँ से भारतीय माल को खरीदते थे, जैसा कि पहले बताया, और कंपनी जो है विदेशी बाजार में ले जा कर के माल को अधिक मूल्यों पर बेचती थी। ठीक है, अब इसी को ये लोग पूंजी निवेश का नाम देते थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो ना पूंजी निवेश, तो ये लोग क्या करते थे, इसी को पूंजी निवेश का नाम देते थे। भारतीय माल की खरीद को नाम दिया गया, ठीक है ना, पूंजी निवेश। भारतीय माल की खरीद को पूंजी निवेश नाम दिया गया। इस पूंजी निवेश के रूप में भारतीय धन को ब्रिटेन भेजा जाता रहा। ठीक है ना, ब्रिटेन भेजा जाता रहा, मतलब कि जो है पूंजी निवेश का मतलब क्या था कि जो भारतीय धन है उसको ब्रिटेन भेजते थे ये लोग। ठीक है, कुल मिलाकर के ये समझना कि भारतीय माल की खरीद को नाम दिया गया पूंजी निवेश, मतलब कि इस पूंजी निवेश के रूप में भारतीय धन को ब्रिटेन भेजा जाता था। ठीक है ना, जो इंडिया का पैसा था उसको ब्रिटेन ये लोग भेजते थे। निर्यात, इससे क्या हुआ, निर्यात बढ़ा लेकिन जो है इंडिया को लाभ नहीं हुआ। भारत को निर्यात तो बहुत बढ़ा, ठीक है, लेकिन कोई लाभ नहीं होता था इंडिया को। ठीक है, अब इस चीज़ को जो है जनता को समझाने के लिए और बताने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना, ये बुक ध्यान रखना, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक का नाम ध्यान रखना, कभी पूछ ही ले सकते हैं। ठीक है ना, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, धन बहिर्गमन से जुड़े अन्य व्यक्ति जो है, मतलब कि जनता को जागरूक करने के लिए और व्यक्ति जुड़े थे, जैसे महादेव गोविंद रानडे और रमेश दत्त। इन दोनों लोगों का भी नाम ध्यान रखना। 1860 के पश्चात अंग्रेजों द्वारा भारत में बृहद पैमाने पर पूंजी निवेश देखने को मिला। और कौन कौन से, मतलब कि पूंजी निवेश ये लोग क्या करते थे, अब यहाँ पूंजी निवेश जो है कर रहे हैं कि रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, रेलवे का निर्माण कर रहे हैं, सिंचाई है, बैंकिंग है, चाय, कॉफ़ी, रबर, इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी इन्वेस्टमेंट जो है अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, ये इंडियंस के लिए नहीं कर रहे हैं कि भारतीयों को फ़ायदा होगा या भारतीयों को सुविधाएं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि रेल अगर बढ़ाएंगे, रेल का जो विस्तार करेंगे तो ये बंदरगाह से जो है, मतलब कच्चा माल जहाँ पे उत्पादित हो रहा है, ठीक है, जिस क्षेत्र में, वहाँ से बंदरगाह तक एक तरह से इनको कनेक्शन मिल जाएगा रेल के माध्यम से। कि मान लो कोई ये एरिया है जहाँ पर बहुत जो है कपास उगाई जाती है और ये जो है किनारा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक रेल बिछी हुई है, तो इनका फ़ायदा होगा रेल से कि यहाँ से कच्चा माल ये पोर्ट पे ले आएंगे, फिर पोर्ट से अपने ब्रिटेन लेके चले जाएंगे, इसलिए कर रहे थे। और सिंचाई को इन लोगों ने इसलिए बढ़ावा दिया कि खेती अगर अच्छी होगी तो जो है हमें कच्चा माल अच्छा मिलता रहेगा। बैंकिंग इन्होंने अपने लाभ के लिए की, क्योंकि कंपनियाँ इन्हीं के पास ज़्यादा थी। चाय यही लोग पीते थे शुरू में, ठीक है, फिर बाद में इंडियंस की आदत लग गई। ठीक है, कॉफ़ी इन लोगों ने शुरू की, रबर, ठीक है, इनके पास मशीनें थी, इनके पास ये लोग गाड़ियाँ बनाने लगे थे, ये लोग उसमें यूज़ करते थे। ठीक है, और भी कामों में रबर यूज़ करी जाती थी। ठीक है, 1857 से 1865 के मध्य सर्वाधिक पूंजी रेलवे में लगी। ठीक है, 1857 से 1865 के मध्य जो है सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा पूंजी जो है रेलवे में लगाई गई। ठीक है, रेलवे के विकास का उद्देश्य जो था भारत के दूरस्थ क्षेत्रों के कच्चे माल को बंदरगाह तक लाना। जैसे ये बताया ना कि एक एरिया है जहाँ पे कच्चा माल होता है और ये बंदरगाह है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक रेल जोड़ देंगे तो आसानी से कच्चा माल पोर्ट तक पहुँच जाएगा, फिर वहाँ से उठा के लेके ब्रिटेन चले जाएंगे। ठीक है,
इसलिए क्या, भाप से चलने वाली रेलगाड़ी का पहला प्रस्ताव जो है 1834 ईस्वी में आया, ठीक है ना, ये प्रस्ताव आया था, ठीक है, भाप से चलने वाली पहली रेलगाड़ी का, ठीक है। अब भाप से चलने वाली रेलगाड़ी का प्रस्ताव 1834 में आया। उससे पहले जो रेलगाड़ियाँ थी उसमें इंजन नहीं होता था, वो लोग घोड़े इस्तेमाल करते थे पीछे पटरी में, जो है पटरी इंजन की जगह जो है घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, ऐसा कहीं मैंने बुक में पढ़ा था। 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच पहली रेल सेवा शुरू की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ये पता भी होगा शायद पहले कि 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच पहली रेल सेवा शुरू की गई, ठीक। और जो लॉर्ड डलहौजी का था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेल सेना की जो है रेल सेवा की, सॉरी सेना कर रहा हूँ, रेल सेवा की शुरुआत हुई। यहाँ पे सेवा कर लेना, ये सेवा है, ठीक है, रेल सेवा की शुरुआत हुई। सर्वाधिक लाइन का विस्तार जो है कर्जन के समय हुआ, ठीक है ना, मतलब कि अगर रेल सेवा की शुरुआत जो है किसके शासन में हुई तो पूछा जाए तो ये पूछते हैं तो ये गवर्नर का नाम ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। फिर अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक लाइन का विस्तार, मतलब कि जो रेलवे लाइन है उसका विस्तार किसके समय में हुआ, तो वो ध्यान रखना लॉर्ड कर्जन, ठीक है। फिर है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत 1839 में शुरू हुई और 1850 में पूरी हुई, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना जो है 1839 में शुरू हुई और 1850 में पूरी हुई, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक फैक्ट है, ठीक है। फिर 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच तार लाइन, ठीक है, कलकत्ता और आगरा के बीच जो है तार लाइन जो है बिछाई गई थी, ठीक है। डलहौजी ने डाक टिकट का प्रचलन करवाया तथा आधुनिक डाक प्रणाली विकसित की। तो अगर डाक टिकट के बारे में पूछा जाए कि डाक टिकट किसने शुरू किया और जो है आधुनिक डाक प्रणाली का विकास किसने करवाया, मतलब कि किसके समय विकसित हुई, तो ध्यान रखना डलहौजी, ठीक है। अब देखो तीन जो हैं, तीन बंदोबस्त हैं, ठीक है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे भी जाते हैं। जिससे पहला है स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, एस कार 93, एस कार 93, ठीक है। जो है एस मतलब यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त, कार मतलब कार्नवालिस, और 93 मतलब जो है 1793, ठीक है, 1793 ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, ठीक है। और जो भारत का 19% था, ठीक है ना, मतलब कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो भारत के 19% क्षेत्र पर लगा हुआ था, ठीक है। और भूमि अधिग्रहण जो था वो, भूमि अधिग्रहण जो था वो जमींदार के हाथ में था, ठीक है ना, भूमि का अधिग्रहण जो जमींदार करता था। और राजस्व देने की जो है जिम्मेदारी भी जो थी वो जमींदार की थी, मतलब किसको राजस्व देना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को राजस्व देना है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी, वो भी जमींदार की थी, ठीक है। और 10/11 भाग जो था, ठीक है, 10/11 भाग जो था वो कंपनी रखती थी और 1/11 भाग जो है वो जमींदार अपने पास रखते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि 10/11 भाग जो था वो कंपनी रखती थी, ठीक है, 10/11 भाग कंपनी रखती थी और 1/11 भाग वो जमींदार अपने पास रखते थे, ठीक है। अब दूसरा है जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, दूसरा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के लिए दूसरी ट्रिक जो है एक तरह से ध्यान रखना, ठीक है, ये एक ट्रिक है आर टॉम 20, ठीक है, आर टॉम 20 मतलब आर से रैयतवाड़ी, ठीक है। टॉम का मतलब है यहाँ पर, टॉम का मतलब है थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो, ठीक है। और एक नाम और ध्यान रखना रीड, ठीक है, थॉमस मुनरो और रीड ध्यान रखना। और ये 20 का मतलब है 1820, ठीक है, 20 का मतलब है 1820, ठीक है। और ये जो था एरिया जो है बम्बई, मद्रास और असम ध्यान रखना। अंग्रेजी भारत का जो है 51% एरिया जो था, अंग्रेजी भारत का 51% एरिया जो था वहाँ पर जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त लगा हुआ था, ठीक है। और भूमि का मालिक जो था वो किसान था, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी वो थी किसान की, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी वो किसान की थी, ठीक है। और कर की दर जो थी वो 33% से लेकर 55% थी, मतलब 33% से लेकर 55% तक थी, ठीक है। फिर अगला है महालवाड़ी, ठीक है, अगला है
महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, महालवाड़ी बंदोबस्त में जो ट्रिक है वो ध्यान रखना, MHM22। ठीक है, ये कई बार याद करना तब याद हो जाएगी, मतलब एसकार 93, आर टॉम 20, MHM22। ठीक है ना, मैंने इसी तरह याद किया, जब भी क्वेश्चन इस तरह का कोई मिल जाता है आराम से सॉल्व हो जाता है इससे। ठीक है, मतलब पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, अभी CAPF का एक प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था ये वाले क्वेश्चन, और तीनों रखे थे, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त, तीनों रखे हुए थे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि जो इसकी ट्रिक है क्या है, MHM22, मतलब M का मतलब है महालवाड़ी और HM का मतलब है हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, HM का मतलब है हॉल्ट मैकेंजी और 22 मतलब जो है 1822। ठीक है, 1822 देखना। यूपी मध्य प्रांत पंजाब, यूपी मध्य प्रांत पंजाब। ठीक है, अंग्रेजी भारत का जो है 30% था और भूमि पर गांव का अधिकार होता था। ठीक है, भूमि पर गांव का अधिकार होता था और राजस्व देने की जिम्मेदारी जो थी वो गांव के मुखिया की थी। ठीक है, राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखियाओं की थी और कर की दर जो थी वो 60% थी। ठीक है, कर की दर जो थी कितनी थी, वो 60% थी। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोगों ने जो डिस्कशन किया आज वहाँ कहाँ तक किया, हम लोगों ने डिस्कशन किया यहाँ से आर्थिक नीतियों से लेकर के। ठीक है, आर्थिक नीतियों से लेकर के डिस्कशन किया, कहाँ गया, हाँ ये है, आर्थिक अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों से लेकर डिस्कशन किया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रशासनिक संगठन एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो डिस्कशन किया आज यहाँ से आर्थिक नीतियाँ। ठीक है ना, यहाँ शुरू किया था और ये पूरा डिस्कशन किया हम लोगों ने। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धन का बहिर्गमन। ठीक है, इसको एकदम तैयार रखना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और ये जो 3 चीज़ें बताई, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी। ठीक है, इनके बारे में एकदम तैयार रखना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इससे पूछा भी गया है क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी से। ठीक है, और अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए। ठीक है, L1 L2 करके वीडियो है। ठीक है, L1 L2 करके वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब CTET या UP टेट की, तो बाकी CDP की वीडियो देख लीजिए, और कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो पड़ी है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।